फाइनली गाइस सेकंड ईयर कंप्लीट होने वाला है। बस एक और वॉल्यूम और फिर थर्ड ईयर शुरू। ये सेकंड ईयर का फाइनल एग्जाम है और इस एग्जाम से श्योर हो जाएगा कि कौन सी क्लास अपना थर्ड ईयर क्लास ए से शुरू कर रही है। दूसरी और ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आज साकाया नागी और रियोन में से कौन एक्सपेल होने जा रहा है। सो बी रेडी इस एग्जाम के कंफ्यूजिंग रूल समझने के लिए और आयाना कोजी की स्ट्रेटेजी जानने के लिए। मार्च का महीना चल रहा था और सेकेंड ईयर बस कुछ ही हफ्तों में खत्म होने वाला था। चावाशिरा क्लास में एंटर होती है और सबको गुड मॉर्निंग बोलने के बाद कहती है कि इस स्कूल में एक टीचर के तौर पर यह मेरा 8वां साल है। 6 सालों तक 2 क्लासेस की इंचार्ज रहने के बाद भी मैं कभी क्लास डी से ऊपर नहीं उठ पाई। शुरू में मेरा मानना था कि एक टीचर को हमेशा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट से दूर रहकर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, जो स्कूल की फिलोसफी के हिसाब से गलत नहीं था। पर अब मुझे एहसास हुआ है कि यह मेरी इमेच्योरिटी और भागने का एक तरीका था। एक होमरूम टीचर और प्रोफेशनल के तौर पर फेयरनेस जरूरी है, पर स्टूडेंट्स को ग्रो करने का मौका ना देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे ये रियलाइज इस क्लास के स्टूडेंट्स ने ही करवाया है। एक वक्त था जब सब क्लास डी को बॉटम पर रहने वाले डिफेक्टिव गुड्स कहकर मजाक उड़ाते थे, मगर आज तुम लोगों ने इतने सालों की उस सारी नेगेटिव इमेज को हमेशा के लिए मिटा दिया है। चावाशिरा के ये कहते ही मॉनिटर पर क्लास रैंकिंग शो होने लगती है। हमारे पास 983 क्लास पॉइंट्स हैं, जो स्कूल की एडमिशन के सिर्फ 1 महीने बाद 0 क्लास पॉइंट्स पर होने वाली क्लास के लिए एक अनबिलीवेबल नंबर है। आज हम क्लास 2 भी बन चुके हैं, पर क्लास बी हमारा गोल नहीं। इस फाइनल स्पेशल एग्जाम के रिजल्ट्स हमें पोटेंशियली क्लास ए में ले जा सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग टारगेट पास देखकर केयरलेस हो जाओ। एक इनकम्पिटेंट टीचर के तौर पर मेरी रिक्वेस्ट है कि बिना रिलैक्स हुए तुम लोग अपनी कोशिश जारी रखो। अब मैं इस फाइनल स्पेशल एग्जाम के रूल्स एक्सप्लेन करूंगी। एंड ऑफ ईयर स्पेशल एग्जाम। हर क्लास को डेडलाइन तक 3 रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करने होंगे, वैनगार्ड, मिडिल गार्ड और जनरल। कम से कम एक रिप्रेजेंटेटिव हर जेंडर से होना जरूरी है। एग्जाम के दिन अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव एब्सेंट हो जाए तो उसकी जगह लेने के लिए क्लास जितने चाहे सब्सटीट्यूट नॉमिनेट कर सकती है। अगर एग्जाम के दिन सब्सटीट्यूट को मिलाकर भी रिप्रेजेंटेटिव्स का टोटल 3 से कम हुआ तो स्कूल खुद रैंडमली रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करेगा। ये रहे एग्जाम के रूल्स जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए हैं। हर क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स नॉकआउट फॉर्मेट में कम्पीट करेंगे। वैनगार्ड को 5 लाइफ्स, मिडिल गार्ड को 7 और जनरल को 10 लाइफ्स दी जाएंगी। जिस क्लास का जनरल सबसे पहले अपनी सारी लाइफ्स को खो देगा वो क्लास हार जाएगी। सारे मैचेस रूल के अकॉर्डिंग 1-on-1 मैच होंगे, कोई ड्रॉ नहीं होगा। कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए एग्जाम को एक्सटेंड किया जाएगा। इतने से रूल्स बताने के बाद चावाशिरा क्लास से कहती है कि उन्हें सोच समझकर ये 3 रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करना होगा, क्योंकि इस स्पेशल एग्जाम का रिजल्ट इन्हीं 3 रिप्रेजेंटेटिव्स पर डिपेंड करता है। वो कहती है कि उन्हें यह भी देखना होगा कि किसे वैनगार्ड बनाना है, किसे मिडिल गार्ड और किसे जनरल, क्योंकि नॉकआउट वे में एग्जाम होगा तो पहले वैनगार्ड फाइट करेगा, उसकी लाइफ्स खत्म होने के बाद मिडिल गार्ड और फिर फाइनली कमांडर। देखा जाए तो अगर वैनगार्ड ही दूसरी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स को हरा देगा तो उनकी क्लास जीत जाएगी। सो अगर उन्हें लगता है कि एक कैपेबल स्टूडेंट को वैनगार्ड की पोजीशन देनी चाहिए तो वो दे सकते हैं, लेकिन चावाशिरा इस मेथड को रिकमेंड नहीं करती है। आज थर्सडे था और वो संडे तक उन्हें रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करने को कहती है। हिराता पूछता है कि ये स्पेशल एग्जाम बस इन 3 रिप्रेजेंटेटिव्स पर डिपेंड है। चावाशिरा कहती है कि हाँ, रूल्स के अकॉर्डिंग वो ठीक कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी के स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना। रिप्रेजेंटेटिव्स को छोड़कर हर स्टूडेंट को अपनी असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी ईमानदारी से निभाना होगा। ये कहकर चावाशिरा स्टूडेंट्स के लिए रूल बताती है। रिप्रेजेंटेटिव्स के अलावा बाकी सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम में पार्टिसिपेंट के तौर पर हिस्सा लेंगे। अगर बीमारी या किसी और वजह से पार्टिसिपेंट्स का नंबर 35 से कम होता है तो पेनल्टी लगेगी। 5 क्लास पॉइंट्स पर पर्सन की पेनल्टी लगेगी। जिस क्लास में 36 या उससे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे उन्हें 35 से ऊपर के हर एक पार्टिसिपेंट के लिए 5 क्लास पॉइंट्स मिलेंगे। चावाशिरा बताती है कि उनकी क्लास में 38 स्टूडेंट्स हैं, सो 3 रिप्रेजेंटेटिव्स को निकाल दें तो पूरे 35 पार्टिसिपेंट बचते हैं। एक भी स्टूडेंट एब्सेंट हुआ तो उनके 5 क्लास पॉइंट्स कट जाएंगे। वहीं साकाया नागी की क्लास में 37 स्टूडेंट्स थे, सो उनके 5 क्लास पॉइंट्स कट जाएंगे। दूसरी और रिवेन और इचिनोसे की क्लास में 40 स्टूडेंट्स थे, सो उन्हें सीधा 10 क्लास पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट सोचते हैं कि अब उन्हें पता चलेगा कि एग्जाम में उन्हें करना क्या है, लेकिन चावाशिरा मॉनिटर ऑफ कर देती है और अपनी एक्सप्लेनेशन खत्म करती है। ये सुन होरिकिता कहती है कि क्या मतलब, ऑनेस्टली स्पेशल एग्जाम के बारे में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये सुन चावाशिरा कहती है कि वो बस इतना ही बता सकती है क्योंकि स्कूल ने उसे बस इतनी ही डिटेल्स दी हैं। बाकी की डिटेल्स उन्हें सीधा एग्जाम के दिन मिलेंगी। यह बात सुनकर पूरी क्लास का माहौल चेंज हो जाता है, क्योंकि पूरे 2 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्हें एग्जाम के बारे में डिटेल्स ही ना दी गई हों। होरिकिता कहती है कि मैं समझती हूँ कि आपको पूरे रूल्स नहीं पता,
पर हम 3 रिप्रेजेंटेटिव्स किस बेसिस पर चूज करें? हमें पता ही नहीं एग्जाम किस तरह का होगा। चावाशिरा जवाब देती है कि अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि रिप्रेजेंटेटिव बनने में कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेंगे। ऊपर से इस एग्जाम में जेंडर का कोई इशू नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि इस एग्जाम में फिजिकल एबिलिटी को लेकर कुछ होगा। होरिकी तो सोचने लगती है कि वो क्या करे, क्या वो उन स्टूडेंट्स को चूज करे जो स्टडी में अच्छे हैं, या फिर ये एग्जाम कहीं कन्वर्सेशन बेस्ड एग्जाम तो नहीं हो सकता है कि स्टूडेंट्स को आपस में कुछ बात वगैरह करके ये एग्जाम देना हो। अगर ऐसा है तो वो हिराता और कुशिदा को सिलेक्ट करने के बारे में सोचती है, क्योंकि दोनों बोलने में अच्छे थे, स्टडी में अच्छे थे और खुद को एग्जाम के हिसाब से वो लोग एडजस्ट कर सकते थे। वेल, अभी के लिए वो बस सोच ही सकती थी। चावाशिरा बताती है कि जीतने वाली क्लास को 200 क्लास पॉइंट्स मिलेंगे और हारने वाली क्लास को कुछ भी नहीं, उनके पॉइंट्स भी कट नहीं होंगे। लेकिन वो बताती है कि यूनानिमस स्पेशल एग्जाम में उन्होंने जो ऑप्शन सेलेक्ट की थी उसके हिसाब से उन्हें 50 क्लास पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। सो टोटल 250 क्लास पॉइंट्स अगर होरिकिता की क्लास जीती है तो। बस इसके बाद चावाशिरा अपनी बात खत्म करके वहां से चले जाती है। कारुइजावा के साथ घर जाते वक्त आयना कोजी पिछले कुछ दिनों पहले हाशिमोतो के साथ हुई बात को याद करने लगता है। इस स्पेशल एग्जाम के रूल्स तो क्लियर नहीं थे, पर एंड में काफी सारे क्लास पॉइंट्स ऊपर नीचे होंगे। सो इस एग्जाम का आउटकम आयना कोजी को एक्सपेक्टेड था, लेकिन अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड था तो वो था साकाया नागी और रुएन के बीच हुआ एग्रीमेंट कि कोई भी एग्जाम हारा तो वो हमेशा के लिए स्कूल से चला जाएगा। आयना कोजी का जो सीक्रेट गोल था कि 3rd ईयर में एंटर करते वक्त चारों क्लासेस के पास क्लास ए तक पहुंचने का चांस बना रहे, उसे ये गोल टूटता नजर आ रहा था। यूजुअली हर साल यही होता था कि एंड में सिर्फ क्लास ए और क्लास बी ही टॉप पोजीशन के लिए लड़ती थी। आयना कोजी इसे बदलना चाहता था। वो चाहता था कि एंड में चारों क्लासेस टॉप पोजीशन के लिए इक्वली फाइट कर सके, इसलिए जब भी कोई क्लास रैंकिंग्स में ज्यादा नीचे जाती तो वो उस क्लास की हेल्प करता ताकि बैलेंस बना रहे। वो सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स कैपेबल हैं, लेकिन अपने लीडर्स के बिना वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली बैलेंस खराब हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि स्पेशल एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद उसे वो डिसीजन लेना पड़े जिसे वो अब तक टालता आ रहा था। कारुइजावा आयना कोजी से पूछती है कि वो क्या सोच रहा है। वो बताता है कि वो स्पेशल एग्जाम के बारे में सोच रहा था। ये सुन कारुइजावा पूछती है कि क्या वो इस बार क्लास के साथ कोऑपरेट करेगा। अगर ऐसा है तो उनकी क्लास जीत जाएगी और उन्हें 250 क्लास पॉइंट्स मिल जाएंगे। हो सकता है कि वो क्लास ए में पहुंच जाए। कारुइजावा एक तरह से यहाँ इशारा कर रही थी कि वो आयना कोजी के रास्ते में नहीं आना चाहती और उसे तंग नहीं करना चाहती। उसकी ये इंटेंशन जानकर आयना कोजी पूछता है कि क्या वो फिर अपनी डेट कैंसिल कर सकता है, क्योंकि स्पेशल एग्जाम से पहले वो सभी क्लास लीडर से बात करना चाहता है। ये सुन कारुइजावा थोड़ा हेजिटेट करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आयना कोजी इचिनोसे से मिले, पर वो समझ जाती है कि आयना कोजी चाहता तो उसे बिना बताए भी इचिनोसे से मिल सकता था। सो वो मान जाती है, लेकिन वो पूछती है कि क्या मैं आज रात तुम्हारे पास रुक सकती हूँ। आयना कोजी के पास यहाँ मना करने का कोई रीजन नहीं था, लेकिन फिर भी वो मना कर देता है। कारुइजावा फिर से उससे पूछती है कि क्या वो थोड़ा सा भी टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, लेकिन आयना कोजी फिर से साफ मना कर देता है। वो कारुइजावा को किसी भी तरह की होप नहीं देना चाहता था, बल्कि वो उसे आने वाले दिनों के लिए प्रिपेयर करना चाहता था। आयना कोजी की ना सुन कारुइजावा नर्वस होती है और कहती है कि सॉरी, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, राइट? आई एम सॉरी, स्पेशल एग्जाम के टाइम पर मैं ऐसे सेल्फिश बिहेव कर रही थी। इट्स ओके कारुइजावा, एग्जाम के बाद मूवी देखने चलते हैं। आयना कोजी की ये बात सुन कारुइजावा चुपचाप हाँ बोलकर चलती रहती है। अपने कमरे में पहुंचकर आयना कोजी देखता है कि उसे किसी का मैसेज आया हुआ था, और वो जो कोई भी था उसने डेट, टाइम और जगह पहले से ही डिसाइड कर रखी थी। इसके बाद आयना कोजी चारों क्लासेस के लीडर्स को मैसेज करता है ताकि वो मिलने का टाइम डिसाइड कर सके। सबसे बात करने के बाद वो होरिकिता से फ्राइडे को स्कूल के बाद क्याकी मॉल के कैफे में मिलने का डिसाइड करता है। रुएन से फ्राइडे रात 7 बजे कैरियोके रूम में, इचिनोसे से संडे सुबह जिम से थोड़ी दूर बेंच के पास, और फाइनली साकाया नागी से संडे रात को फोन पर बात करने का डिसाइड होता है। ये चारों लीडर जरूरी थे, लेकिन कुछ और लोग भी थे जिससे आयना कोजी मिलना चाहता था। इसके बाद आयना कोजी अपनी प्लानिंग शुरू करता है। अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद आयना कोजी होरिकिता से मिलने क्याकी मॉल के कैफे में जाता है। अपनी अपनी ड्रिंक्स ऑर्डर करने के बाद आयना कोजी देखता है कि होरिकिता कुछ बेचैन सी लग रही थी। उसके पूछने पर होरिकिता बताती है कि स्पेशल एग्जाम में काफी मेजर क्लास पॉइंट्स फ्लक्चुएट होंगे। यही एग्जाम डिसाइड करेगा कि उनकी क्लास ऊपर जाएगी या फिर नीचे। बस वो इसी को लेकर थोड़ा नर्वस थी। इसके बाद वो सीधा मेन टॉपिक पर आती है और आयना कोजी से पूछती है कि क्या उसके पास इस एग्जाम को लेकर कोई विनिंग स्ट्रेटजी है। ये सुन आयना कोजी कहता है कि
सच बताऊं तो इट्स टफ। इस एग्जाम के रूल्स क्लियर नहीं है, हमें नहीं पता इस एग्जाम में क्या होगा, और अगर गैस करना शुरू करें तो काफी सारी पॉसिबिलिटीज निकलकर सामने आ जाती हैं। सो इस सिचुएशन में एक विनिंग स्ट्रेटेजी सोचना मुश्किल है। आई एम श्योर यही हाल साकाया, नागी और रियोन का होगा। सो अभी के लिए बेस्ट यही होगा कि हम रिप्रेजेंटेटिव सोच समझकर चूज करें, सो सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सके। ये सुन होरिकिता थोड़ा फ्रस्ट्रेट होती है कि इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकते। ये सुन आयनोकोजी सजेस्ट करता है कि वो अपना पर्सपेक्टिव क्यों नहीं चेंज करती, यानी कि हमें नहीं पता कि एग्जाम किस तरह का होगा, लेकिन हम ये तो गैस कर ही सकते हैं ना कि हमारा ओपोनेंट कौन होगा। अगर मैं इचिनोसे की क्लास में होता तो मैं गैस कर लेता कि हिराता वैनगार्ड बनेगा, कुशिदा मिडल गार्ड और तुम होरिकिता जनरल बनोगी। अगर हम अपने ओपोनेंट्स को गैस कर सकते हैं तो हम एटलीस्ट उनकी वीकनेस के बारे में तो पता लगा ही सकते हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा होरिकिता कि इससे एग्जाम इजी हो जाएगा, लेकिन जब किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना मिल रहा हो तो सबसे पहले हमें अपना पर्सपेक्टिव, अपने देखने के नजरिए को बदलना चाहिए। आयनोकोजी की बात सुन होरिकिता समझ आती है कि वो उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। वो कहती है कि अगर कोइंजी और तुम पार्टिसिपेट करते आयनोकोजी तो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं थी। कोइंजी छोड़ो, अगर तुम ही इस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेते आयनोकोजी तो मैं ये एग्जाम बिना किसी टेंशन के तुम्हारे हाथों में छोड़ देती। ये सुन आयनोकोजी पूछता है कि तुम्हें लगता है कि मैं इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करूंगा? वेल, तुम कहती हो तो मैं पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। हाँ आयनोकोजी, मुझे पता है तुम एक्सेप्ट नहीं करोगी। आयनोकोजी की बात सुनकर होरिकिता का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। तुमने अभी क्या कहा आयनोकोजी? तुम पार्टिसिपेट करोगे? तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे तो मेरी छोड़ो, तुम क्लास की कितनी हेल्प करोगे? क्या तुम्हारे लिए ये ठीक है? होरिकिता की बात सुन आयनोकोजी कहता है कि वो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। होरिकिता, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि तीनों क्लासेस के लीडर्स एज ए जनरल इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। इस क्लास के लीडर तुम हो होरिकिता। सो अगर तुम्हारा प्राइड अलो करता है तो इस एग्जाम में मैं एज ए जनरल पार्टिसिपेट करूंगा। अगर मैं जनरल बना तो क्लास के स्टूडेंट शायद तुम्हें अनरिलायबल लीडर मानने लगे। सो अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो मैं पीछे हट जाऊंगा, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे की डिस्कशन कर सकते हैं। आयनोकोजी की ये कंडीशन सुन होरिकिता कहती है कि ऐसा नहीं है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसकी क्लास जीत जाती है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुन आयनोकोजी आगे की कंडीशन बताने लगता है। होरिकिता, जनरल की पोजीशन एक्सेप्ट करने के लिए मुझे एक रिवॉर्ड चाहिए कि इस एग्जाम के बाद मैं क्लास के लिए कुछ नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करूंगा। आयनोकोजी की ये बात सुन होरिकिता चौंक जाती है। उसने ऐसी कंडीशन नहीं सोची थी। तो तुम क्या चाहते हो आयनोकोजी कि मैं तुम्हें कोइंजी की तरह खुला छोड़ दूं? तुम आजकल अपनी मर्जी से मुझे एडवाइस दे रहे थे, क्लास में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और अब अचानक से ये, क्या तुम इस सब का रीजन बता सकते हो? आयनोकोजी कहता है कि सबसे पहले उसे क्लास ए में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो क्लास सी या डी से भी ग्रेजुएट हो जाए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसे प्राइवेट पॉइंट की भी इतनी जरूरत नहीं। वो बस अपनी बाकी की स्कूल लाइफ रिलैक्स होकर एंजॉय करना चाहता है। लेकिन होरिकिता, ऐसा नहीं है कि ये सब डिमांड मैं बस जनरल की पोजीशन एक्सेप्ट करके कर रहा हूँ। अगर होरिकिता तुम मिडल गार्ड बनकर अपनी टर्न में ही सबको हरा कर ये एग्जाम जीत जाती हो तो मैं ये सब कुछ भी डिमांड नहीं करूंगा। ऊपर से अगर जनरल की पोजीशन एक्सेप्ट करने के बाद भी मैं ये एग्जाम हार जाता हूँ तो अगले 6 महीने तक मैं पूरी तरह से क्लास की हेल्प करूंगा। हाँ ऑफ कोर्स, अगर मैं तुम्हारी क्लास में रहा तो, या किसी ने मुझे एक्सपेल नहीं कर दिया तो। इन शॉर्ट आयनोकोजी का कहने का मतलब था कि जनरल की टर्न सबसे एंड में आनी थी। तो आयनोकोजी की टर्न आने से पहले अगर होरिकिता दूसरी क्लास के वैनगार्ड, मिडल गार्ड और जनरल को हरा देती है तो आयनोकोजी ऐसी कोई डिमांड नहीं करेगा। लेकिन अगर एक बार भी आयनोकोजी की टर्न आ गई ना तो होरिकिता को अपना प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। और हाँ, एक और चीज कि सपोज होरिकिता पूरी मेहनत से इचिनोसे की 9 लाइफ्स खत्म कर देती है और आखिरी लाइफ में वो हार जाती है और आयनोकोजी की टर्न आ जाती है, तब भी उसे आयनोकोजी की डिमांड माननी पड़ेगी। ये सब सुन होरिकिता कहती है कि अगर वो उसका प्रपोजल ना भी एक्सेप्ट करे तब भी कोई गारंटी नहीं थी कि वो क्लास के साथ फ्यूचर में कोऑपरेट करेगा या नहीं। वो सोचकर पूछती है कि क्या होगा आयनोकोजी अगर मैं और वैनगार्ड मिलकर जानबूझकर एग्जाम हार कर तुम्हारे लिए डिफिकल्टी क्रिएट करें और तुम ये एग्जाम हार जाओ? आयनोकोजी कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी सिचुएशन हो, अगर वो हार जाता है तो वो अपना 6 महीने वाला प्रॉमिस निभाएगा। ये सुन होरिकिता कहती है कि मैं जानबूझकर एग्जाम तो नहीं हारने वाली, वैसे भी अगर तुम जनरल बनने के लिए रेडी हो तो बाकी सब मैटर नहीं करता। क्लास का जीतना ही मेरे लिए प्रायोरिटी है। मैं अपनी पूरी पावर से फाइट करूंगी ताकि तुम्हारी टर्न ना आ सके। सो मैं तुम्हारा ये प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ आयनोकोजी। मैं तुम्हें अपना एसेट समझ सकती हूँ ना? ऑफ कोर्स होरिकिता, आई वॉन्ट होल्ड बैक। बस तुम एक बात का ध्यान रखना होरिकिता कि पूरी क्लास मेरे जनरल बनने को लेकर रेडी हो और उन्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो, और उन्हें ये प्रपोजल के बारे में मत बताना। और हाँ, वन मोर थिंग कि ये बात पूरी क्लास को समझा देना कि मेरे जनरल बनने की बात क्लास के बाहर नहीं आनी चाहिए। इचिनोसे की क्लास को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जनरल
पागल बन रहा हूँ। होरिकिता को ये सब समझाकर आयानो कोजी रिवेन से मिलने के लिए जाने लगता है कि उसे रास्ते में हारुका अकेले खड़ी दिखती है। हारुका के एक्सप्रेशंस और उसकी आंखों से उसे पता चल गया था कि वो उससे बात करना चाहती है, सो वो उसके पास चले जाता है। हारुका कहती है कि उसने देखा कि वो होरिकिता के साथ बात कर रहा था, तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो आयानो कोजी तो हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आयानो कोजी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सो वो मॉल के एक कोने में अकेले बात करने लगते हैं। आयानो कोजी नोटिस करता है कि उन्हें कोई देख रहा था। एनीवे, हारुका कहती है कि आयानो कोजी आजकल मुझे लगता है कि मैं पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगी हूँ, शायद इसलिए कि कल्चरल फेस्टिवल के जरिए मैं साकुरा को एक्सेप्ट कर पाई, या फिर उस बात को हुए इतना टाइम हो चुका है शायद इसलिए। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता आयानो कोजी, क्या इस सब के बाद हम इस सब के बाद युकिमुरा और आकितो के साथ। हारुका अपनी बात पूरी करने लगती है कि इतने में इचिका उन दोनों के बीच में आ जाती है और कहती है कि उसे आयानो कोजी सेंपाई से कुछ बात करनी है। यह सुन हारुका वहां से चले जाती है। आयानो कोजी सेंपाई, आपको हारुका सेंपाई से बात करना नहीं पसंद? इचिका की बात सुन आयानो कोजी कहता है कि ऐसा नहीं है, बस मुझे फालतू चीजों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था। असल में हारुका यहाँ आयानो कोजी के साथ अपना रिलेशन ठीक करना चाहती थी। वो चाहती थी कि उनके बीच फिर से सब पहले जैसा हो जाए, लेकिन आयानो कोजी इन सबसे दोबारा डील नहीं करना चाहता था। सो उसने सीक्रेटली इचिका को इशारा किया, जो कि उन्हें छुप कर देख रही थी। आयानो कोजी का इशारा देखते ही वो समझ जाती है कि उसे क्या करना है, सो वो उन दोनों के बीच में आ जाती है। एनीवे, इचिका नागुमो के साथ हुई बात की रिपोर्ट आयानो कोजी को देती है। वो कहती है कि उसने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया, बस उसने सोचा कि नागुमो पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने की बजाय वो इस स्कूल में कुछ देर और रहकर अपने फ्यूचर का वेट करेगी। सो उसके पास काफी फ्री टाइम है और अगर आयानो कोजी के पास कुछ काम है तो वो उसे बता सकती है। यह सुन आयानो कोजी उसे नानासे के बारे में पता करने को कहता है। वो कहता है कि वो उसके लिए कोई खतरा नहीं है, बस उसे उसकी असली इंटेंशन जाननी है। असल में नानासे से इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए आयानो कोजी को इचिका की जरूरत नहीं थी, पर वो इचिका को हेल्प के लिए इसलिए कहता है ताकि वो स्कूल में टिकी रहे, उसे इस स्कूल में रहने का कोई पर्पस मिल सके। इचिका आयानो कोजी की इंटेंशन समझ आती है, सो वो उसे थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। इसके बाद आयानो कोजी रिवेन से मिलने के लिए कैरियोके रूम जाता है, जहाँ रिवेन अकेला बैठा उसका वेट कर रहा था। वेल आयानो कोजी, मैं भी तुम्हें कांटेक्ट करने की सोच रहा था कि उससे पहले ही तुम्हारा मैसेज आ गया। एनीवे, क्या बात करनी थी तुम्हें? आयानो कोजी कमरे की एंट्रेंस के पास खड़ा कहता है कि उसने साकाया नागी के साथ हुई बैट के बारे में सुना। सिंस हारने वाला बाहर हो जाएगा तो उसने सोचा कि क्यों ना आखिरी बार उससे मिल लिया जाए। यह सुन रिवेन कहता है कि अगर ऐसा है तो उसे साकाया नागी से मिलना चाहिए नहीं? आयानो कोजी कहता है कि हाँ, वो उससे भी मिलने वाला है, अगर वो उससे पहले मिलता तो साकाया नागी भी ऐसा ही कुछ कहती। एनीवे, आयानो कोजी को खड़ा देख रिवेन कहता है कि शर्माओ मत, तुम बैठते क्यों नहीं? नहीं, मैं यहाँ खड़ा ही ठीक हूँ रिवेन, पता नहीं इस बार तुम कौन सा जूस मुझ पर फेंक दोगे। ये सुन रिवेन हंसता है। वैसे रिवेन, तुमने ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लिया। अगर ये स्पेशल एग्जाम एकेडमिक एबिलिटी के बेसिस पर होता तो तुम्हारी क्लास हार जाती। अगर तुम पिछली बार की तरह डर्टी मेथड भी यूज करो तब भी साकाया नागी तुम्हें रोक ही लेती। आयानो कोजी की ये बात सुन रिवेन कहता है कि ये साल का आखिरी स्पेशल एग्जाम है। ऐसे एग्जाम में तो ये लगना चाहिए कि जो लोग एकेडमिक्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है उनके पास भी जीतने का चांस है। अगर स्कूल में ऐसा कोई एक्साइटमेंट या एंटरटेनमेंट फैक्टर ही नहीं होता तो शायद मैं खुद ही इसे रिजेक्ट कर देता। रिवेन की बात सुन आयानो कोजी पूछता है कि क्या वो स्पेशल एग्जाम के लिए रेडी है। आई होप तुम पिछली बार की तरह कोई स्टूपिड प्लान नहीं बना रहे। ये सुन रिवेन कहता है कि उसे याद है कि आयानो कोजी ने उसे मैच्योर होने के लिए कहा था, इसलिए आयानो कोजी, मैं तुम्हें और उस साकाया नागी को दिखाऊंगा कि मैं कितना कैपेबल हूँ। वैसे तो ये मेरा स्टाइल नहीं है, लेकिन मैं उसे बिना किसी डर्टी मेथड के फेयर एंड स्क्वायर हराऊंगा। एनीवे, आयानो कोजी, तुम इस एग्जाम में एज ए रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। नॉर्मली उस इचिनोसे के अगेंस्ट कोई ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल वो कुछ अलग लग रही है। होरिकिता को शायद वो कच्चा चबा जाए। रिवेन की बात सुन आयानो कोजी कहता है कि जो भी है, क्लास की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अभी मेरी रिटर्न नहीं आई है। इसके बाद आयानो कोजी थोड़ी देर और रुककर वहां से चले जाता है। इसके बाद आयानो कोजी मॉल के सेकंड फ्लोर के पास एक वेंडिंग मशीन के पास खड़ा हो जाता है। वो यहाँ पर यामामुरा से मिलने के लिए आया था। यार, ये सारा टाइम यही रहती है क्या? लगता है यही इसका घर है। एनीवे,
आयाना कोजी यामामुरा से यहाँ एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया था। ये इन्फॉर्मेशन क्या है अभी हमें नहीं पता, लेकिन यामामुरा वो इन्फो देने से थोड़ा हेजिटेट कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं इससे साकाए नागी या क्लास ए को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आयाना कोजी के समझाने पर यामामुरा उसे अपने फोन में एक वीडियो दिखाती है। ये वीडियो 26 दिसंबर रात 7 बजे क्याकी मॉल में रिकॉर्ड की गई थी। इस वीडियो में दो लोग आपस में बात कर रहे थे और ये लोग काफी क्लोज लग रहे थे। आयाना कोजी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अकेले इस वीडियो से सब कुछ क्लियर नहीं हो सकता था। सो वो कारुइजावा के जरिए दूसरे स्टूडेंट से कॉन्टेक्ट करता है। तकरीबन 15 मिनट वेट करने के बाद मात्सुशिता वहां आती है और आयाना कोजी से पूछती है कि उसने यहाँ उसे क्यों बुलाया है। आयाना कोजी कहता है कि वो उसकी ट्रू एबिलिटीज के बारे में जानना चाहती थी ना, अगर वो उसके साथ कोऑपरेट करेगी तो वो उसे अपनी एबिलिटीज की कुछ झलक दिखा सकता है। इसके बाद आयाना कोजी ने यामामुरा से मिली डिटेल्स के मुताबिक लगभग 3 महीने पहले हुई एक सीक्रेट मीटिंग के बारे में पूछा और उन सभी क्लासमेट्स के नाम लिए जो उसमें इन्वॉल्व थे। ये सब सुनकर मात्सुशिता हैरान होती है कि उसे ये सब डिटेल में कैसे पता, बट ऑफ कोर्स आयाना कोजी अपना सोर्स नहीं बताता है। उसने मात्सुशिता को यहाँ 2 रीजंस की वजह से बुलाया था। एक तो यामामुरा की इन्फो वेरीफाई करने के लिए और दूसरा मात्सुशिता की कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। मात्सुशिता एडमिट करती है कि उस डिस्कशन के मेंबर्स और टॉपिक काफी अजीब थे। वो उसे बताने लगती है कि उसे तब क्या क्या अजीब लगा और क्या बातें हुई थी। ये सब सुन आयाना कोजी को कंफर्म हो जाता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन सही है। वो मात्सुशिता से कहता है कि अगर अगले स्पेशल एग्जाम में चांस मिला तो मैं तुम्हें प्रॉपर रिजल्ट दिखाऊंगा। ये सुन मात्सुशिता रिलीफ फील करती है और वहां से चले जाती है। रात को तकरीबन 10 बजे के करीब आयाना कोजी के कमरे में हाशिमोतो आता है। यार आयाना कोजी कुछ डिस्कस ही करना था तो फोन पर कर लेते या किसी और जगह बुला लेते। एनीवे क्या बात करनी थी तुम्हें? हाशिमोतो की बात सुन आयाना कोजी कहता है कि स्पेशल एग्जाम बस आने ही वाला है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किस साइड हो। तुमने कहा था कि तुम रियोन की हेल्प करोगे नहीं? हाशिमोतो कहता है कि रियोन की हेल्प करके ही वो सरवाइव कर सकता है। वो उससे पूछता है कि उसने क्या डिसाइड किया है, क्या वो उसके साथ रियोन की क्लास में ट्रांसफर होगा? आयाना कोजी कहता है कि अगर मैंने ना कहा तो ऊपर से पॉइंट्स का क्या, 2 ट्रांसफर करने के लिए क्या रियोन के पास इतने सारे पॉइंट्स हैं? ये सुन हाशिमोतो कहता है कि रियोन कुछ फर्स्ट और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ डीलिंग कर रहा है, जिससे कि उसने काफी सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए हैं। उसे डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन उसके पास 2 स्टूडेंट्स को ट्रांसफर करने लायक पॉइंट्स तो होंगे ही। आयाना कोजी ऑफ कोर्स हाशिमोतो की किसी बात पर बिलीव नहीं करता। वो कहता है कि हाशिमोतो अगर तुम ऐसे ही बिना कोई नई स्ट्रेटजी के स्पेशल एग्जाम में घुसे तो जल्दी ही तुम कॉर्नर हो जाओगे। तुम आज तक झूठ बोलकर या मैनिपुलेट करके सर्वाइव करते आ रहे हो, लेकिन हाशिमोतो इस बार तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। तुम्हारी मैनिपुलेशन साकाए नागी पर नहीं चलने वाली। क्या होगा हाशिमोतो अगर इस स्पेशल एग्जाम में रियोन बुरी तरह से फंस गया तो? क्या होगा अगर यह पक्का हो जाएगा कि रियोन साकाए नागी से नहीं जीत सकता? फिर तुम क्या करोगे? वापस साकाए नागी के पास चले जाओगे? अगर तुम सिचुएशन के हिसाब से ऐसे ही साइड चेंज करते रहे तो आसपास के लोगों की नजरों में तुम घटिया साबित हो जाओगे। तो फिर मैं क्या करूं यार आयाना कोजी? मैं सोचना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं साकाए नागी से माफी मांग लूंगा, उससे भीख मांगूंगा, उसके आगे अपना सर झुका लूंगा। हाशिमोतो कम से कम खुद से तो झूठ मत बोलो। शायद अब तुम बस इतना ही कर सकते हो। आयाना कोजी एंट्रेंस पर खड़ा हाशिमोतो को जाते हुए देखता है। शायद उसकी हाशिमोतो के साथ ये आखिरी मुलाकात थी। संडे सुबह आयाना कोजी इचिनोसे से मिलने के लिए जाता है, जो बेंच पर बैठी ऑलरेडी उसका वेट कर रही थी। गुड मॉर्निंग आयाना कोजी, क्या इस तरह खुले में हमारा मिलना ठीक है? अगर कारुइजावा या किसी और ने हमें देख लिया तो वो गलत नहीं समझेंगे? इचिनोसे की बात सुन आयाना कोजी कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसने ऑलरेडी कारुइजावा से इस बारे में बात कर ली है। इसके बाद इचिनोसे पूछती है कि वो इस स्पेशल एग्जाम में क्या करने वाला है। आयाना कोजी कहता है कि अभी के लिए मैं इस एग्जाम में एज ए रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन बाद में शायद होरिकिता मुझे रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए कहे। अगर ऐसा हुआ तो प्लीज मुझ पर थोड़ी दया दिखाना यार। ये सुन इचिनोसे कहती है कि अगर पॉसिबल हो तो मैं भी तुम्हारे अगेंस्ट कम्पीट नहीं करना चाहती आयाना कोजी, लेकिन क्या करें, हमारी क्लास को एक दूसरे के साथ फाइट करनी ही पड़ेगी। एनीवे इस सब के बारे में ज्यादा सोचना ठीक नहीं। हाँ तुमने ठीक कहा इचिनोसे। सो आज मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारा प्रॉमिस निभाने का टाइम अब करीब आ चुका है। तुम्हें याद है ना इचिनोसे? आयाना कोजी की बात सुन इचिनोसे हाँ में इशारा करती है। 1 साल बाद मैं चाहता हूँ कि हम फिर से इसी तरह मिलें, सिर्फ हम दोनों। अगला 1 साल बिना किसी हेजिटेशन के अपनी क्लास के साथ पूरा करो और फिर मुझसे मिलने आना। अगर तब तक हम में से कोई एक्सपेल नहीं हुआ तो फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए थोड़ा वक्त निकालेंगे। तुमने यही कहा था ना आयाना कोजी? मुझे अच्छे से याद है। इचिनोसे की बात सुन आयाना कोजी सोचता है कि
उस प्रॉमिस वाली रात को इचिनोसे को क्या सुनने को मिलेगा यह शायद वो खुद भी नहीं जानती थी। इचिनोसे से मिलने के बाद आयाना कोजी जिम चला जाता है। तकरीबन 1 घंटा पसीना बहाने के बाद आयाना कोजी बाहर आता है तो देखता है कि कांजाकी उसका वेट कर रहा था। मैंने सुना है आयाना कोजी कि तुम इस एग्जाम में एज ए रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्या ये सच है? वेल कांजाकी, ये तो होरिकिता पर डिपेंड है, लेकिन अभी के लिए मैं तो नहीं कर रहा पार्टिसिपेट। कांजाकी को आयाना कोजी की बात पर बिलीव नहीं हो रहा था। वो कहता है कि हाँ ये तुम लोगों की पॉलिसी है, पर इचिनोसे तुम्हारी बात पर बिलीव करती है आयाना कोजी। मैं भी तुम्हारी बात पर बिलीव करना चाहता हूँ, पर आयाना कोजी नोटिस करता है कि कांजाकी बार बार ये बात वेरीफाई करना चाहता था। सो वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कोई रीजन है क्या कांजाकी कि तुम मेरी बात पर बिलीव नहीं कर रहे? कांजाकी पहले तो मना करता है, लेकिन फिर कहता है कि मैंने र्यूमर सुनी है आयाना कोजी कि तुम रूल के एक्सप्लेन होने के थोड़े टाइम बाद ही रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए मान गए थे, और वो भी वैनगार्ड या मिडिल गार्ड नहीं बल्कि सीधा जनरल ही। आयाना कोजी समझ आता है कि उनकी क्लास में से किसी ने ये इन्फो लीक कर दी है। वो कांजाकी को सीधा मना करता है और कहता है कि ये बस र्यूमर ही है। ये सुन कांजाकी कहता है कि ठीक है अगर तुम कहते हो तो, लेकिन आयाना कोजी अगर होरिकिता तुम्हें रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए कहे तो क्या तुम मना कर सकते हो? मुझे तुम्हारी कैपेबिलिटीज अच्छे से पता है। अगर तुम एग्जाम में पार्टिसिपेट करोगे तो हमारी क्लास के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इचिनोसे तुम्हारे अगेंस्ट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ये सुन आयाना कोजी वाज लाइक थोड़ी सी इज्जत देकर 2 बातें क्या कर रही, सर पे चढ़ के फूंकता है। आयाना कोजी कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कांजाकी, लेकिन अगर होरिकिता मुझे ऐसी रिक्वेस्ट करेगी तो नेचुरली एज ए क्लासमेट मैं उसकी हेल्प ही करूंगा ना। ये सुन कांजाकी आयाना कोजी से माफी मांगता है और कहता है कि वो उससे यही बात करने आया था। ये कहकर वो वहां से चले जाता है। यार सीरियसली ये कांजाकी कैसी बात कर रहा था? आई मीन तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई तुम्हारी इस तरह की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है? दूसरी क्लास के स्टूडेंट को बोल रहा है कि भाई एग्जाम में पार्टिसिपेट मत करना, ठीक है भाई बन के प्लीज, सीरियसली। आई मीन ना तो उसका कोई बड़ा ही स्पेशल फ्रेंड है, ना तूने कोई पॉइंट ऑफर किए कि अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुम्हें प्राइवेट पॉइंट्स दूंगा। आई मीन प्लान क्या था इसका यार? यहाँ पर इतना बेवकूफ तो इके भी नहीं, शायद वो इससे भी ज्यादा बेवकूफ है। संडे रात को 10 बजे के करीब आयाना कोजी को साकाया नागी की कॉल आती है। मैंने सुना है साकाया नागी कि तुमने रियन का चैलेंज एक्सेप्ट किया है और हारने वाला स्कूल से एक्सपेल होगा। क्लास ए की करंट पोजीशन और प्रोटेक्शन पॉइंट की एब्सेंस को देखकर ये कंडीशंस तो काफी एक्सेप्शनल लग रही हैं। आयाना कोजी की बात सुन साकाया नागी कहती है कि हाँ अकेले कंडीशंस देखो तो जरूर ऐसा लग सकता है, लेकिन आयाना कोजी मैं नहीं हारूंगी। रियन तो बस अपने गले का फंदा और टाइट करता जा रहा है। एनीवे तुम रियन और इचिनोसे से भी मिले? हाँ। आयाना कोजी ये सुन काफी इम्प्रेस्ड होता है और कहता है कि मुझे नहीं याद कि यामामुरा मुझे फॉलो कर रही थी। आयाना कोजी तुम्हारे लिए भी इतने सारे ईयर के स्टूडेंट्स और अडल्ट्स की नजरों से बच पाना मुश्किल है। बाय द वे तुम इस एग्जाम में एज ए रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट कर रहे हो क्या? साकाया नागी की बात सुन आयाना कोजी कहता है कि वो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उसके सोर्सेज ने उसे रिपोर्ट दी ही होगी। जब साकाया नागी ने कहा कि उसने इस बार होरिकिता और इचिनोसे की क्लास पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो वो समझ गया कि उसके रिप्रेजेंटेटिव बनने की इन्फो बस इचिनोसे की क्लास को लीक हुई है और किसी को भी नहीं। ये सब बातें करने के बाद साकाया नागी कहती है कि पिछले 2 दिनों से मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ। अपने क्लासमेट्स के साथ मैं अकेले में मीटिंग कर रही हूँ, एग्जाम को लेकर नहीं, बस ऐसे ही। शायद मेरा पुराना वर्जन ये सब नहीं करता। काश मैंने कामरो को जानने की कोशिश की होती। मैं यामामुरा के बारे में और जानना चाहती थी। शायद इन अननेसेसरी इमोशंस की वजह से मैंने ये सब किया। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये इमोशन किसी काम के हैं। ये भी कह सकते हैं कि मैं ऐसा कुछ कर रही थी जिसका कोई फायदा ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ये सब करने का डिसीजन लिया। मेरे लिए ये सब करना अजीब है ना आयाना कोजी? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है आयाना कोजी। तुमने मुझे चेंज किया। क्यों तुम मेरे और यामामुरा के बीच में आए? साकाया नागी का सवाल सुन आयाना कोजी जवाब देता है कि उसने यामामुरा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, सो वो बस यामामुरा के लिए फेवर कर रहा था। साकाया नागी तुम्हें अपने अंदर आए ये चेंजेस पसंद नहीं है, लेकिन ये सब बुरे भी नहीं है। अपने इमोशंस को फेस करो। ऐसे करने पर तुम अपने बारे में वो चीजें जान पाओगी जिसे पहले तुमने कभी नोटिस नहीं किया था। एनीवे साकाया नागी, तुम्हें याद है पिछले आइलैंड एग्जाम में तुमने मेरी हेल्प की थी और मैंने कहा था कि मैं बदले में तुम्हारी हेल्प करूंगा। सो मैं बस कंफर्म कर रहा हूँ, अगर जरूरत पड़े तो मैं अभी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। आयाना कोजी असल में यहाँ रियन के साथ फाइट करने में उसकी हेल्प की बात कर रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स साकाया नागी मना कर देती है। जब हम 3rd ईयर में पहुंचेंगे आयाना कोजी तब तुम मेरी हेल्प करना। ये कहकर साकाया नागी फोन कट कर देती है। रियन और साकाया नागी दोनों स्पेशल एग्जाम के लिए पूरी तरह से रेडी लग रहे थे। कल उनमें
में से कोई हार जाएगा और हमेशा के लिए इस स्कूल से चला जाएगा। मुझे बस एक आउटसाइडर की तरह इस बैटल को देखना चाहिए था, यही सही आंसर था। लेकिन अगर मैं अपनी फीलिंग्स देखूं तो मैं किस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था? इस सवाल का जवाब मुझे पहले से ही पता था। मैं किसे जिताना चाहता हूँ, इसका जवाब तो मुझे उन दोनों से मिलने से पहले ही पता था। फाइनली आज स्पेशल एग्जाम का दिन था। आज डिसाइड होगा कि क्या साकाया नागी अपनी क्लास ए की पकड़ बनाए रखेगी या फिर आज कोई और क्लास उसकी जगह ले लेगी। आयानोकोजी सुबह 7:40 पर अपने कमरे से बाहर निकलता है। स्कूल ने क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स को सुबह 8 बजे तक स्कूल की स्पेशल बिल्डिंग में इकट्ठा होने के लिए कहा था और बाकी के स्टूडेंट्स को 9 बजे अपनी अपनी क्लासेस में। आयानोकोजी ठीक टाइम पर स्पेशल बिल्डिंग पहुंचता है, जहां वो देखता है कि होरिकिता और हिराता उसका वेट कर रहे थे। तीनों कमरे के अंदर जाते हैं जहां सभी क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। आयानोकोजी कांजाकी को देखता है और कांजाकी आयानोकोजी को। उसे देखकर कांजाकी का रिएक्शन वैसा ही था जैसा तुम लोग सोच रहे होंगे। इसके बाद टीचर सभी के फोन ले लेते हैं और बॉडी चेक करते हैं। होरिकिता रिवेन और साकाया नागी के रिप्रेजेंटेटिव्स देखकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों ने इन स्टूडेंट्स को क्यों चुना। रिवेन ने मिडिल गार्ड के लिए कात्सुरागी को चुना था, जो कि अच्छी चॉइस थी, लेकिन वैनगार्ड के लिए उसने निशिनो को चुना था। बेचारी खुद निशिनो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्या कर रही है। होरिकिता कहती है कि उसे लगा था कि हियोरी यहाँ रिप्रेजेंटेटिव होगी, लेकिन आयानोकोजी कहता है कि शायद क्लास को हैंडल करने के लिए रिवेन ने हियोरी को रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया होगा। दूसरी ओर साकाया नागी की बात करें तो उसने कितो को रिप्रेजेंटेटिव बनाया हुआ था। फिजिकल एबिलिटीज के अलावा उसके पास कुछ खास एबिलिटीज नहीं थी जो इस एग्जाम में काम आए। खैर, सोचा होगा साकाया नागी ने कुछ। आयानोकोजी नोटिस करता है कि होरिकिता लंबी लंबी सांसें ले रही थी। हाँ, इस टाइम पर एग्जाम का प्रेशर फील करना बनता था, लेकिन उसे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही नर्वस है। उसे देखकर हिराता भी टेंशन में आ रहा था। सो आयानोकोजी वही करता है जो उसने फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में किया था। ये तुम क्या कर रहे हो आयानोकोजी? मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा रिलैक्स फील करवाऊं होरिकिता। अब ठीक लग रहा है? इसकी जरूरत नहीं थी आयानोकोजी, तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ। चलो, आयानोकोजी की वजह से होरिकिता अभी के लिए थोड़ा रिलैक्स तो हो गई थी। इसके बाद माशिमा और चावाशिरा वहाँ आते हैं। सबसे पहले माशिमा सभी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव की फाइनल लिस्ट दिखाता है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव फाइनल है। हर क्लास में 2 मेल और 1 फीमेल थी। माशिमा आगे बताता है कि इस क्लास में काफी सारे मॉनिटर्स लगे हैं, 2 डेस्क, चेयर और 2 टैबलेट्स हैं। क्लास ए और क्लास सी यहाँ कम्पीट करेंगे और क्लास बी और क्लास डी दूसरे रूम में, जहाँ सेम ऐसा ही सेटअप है। एग्जाम स्टार्ट होने पर दोनों क्लासेस के वैनगार्ड अपनी अपनी सीट लेंगे। मिडिल गार्ड और जनरल अलग कमरे में बैठे अपनी टर्न का वेट करेंगे। अभी के लिए माशिमा रूल एक्सप्लेन करने लगता है। अच्छा सुनो यार, इस नॉवल में ना एग्जाम के रूल बड़े कॉम्प्लिकेटेड वे में एक्सप्लेन किया है। सो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं अपने ईजी वे में तुम लोगों को एग्जाम समझाता हूँ, ताकि फिर तुम लोगों को बाद में रूल समझने में आसानी हो। रूल हम समझा देते हैं, जो कि है मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। साला, भगो भगो साला के, भगो इधर से। सो तुम लोगों ने यार अपनी लाइफ में राजा रानी चोर सिपाही वाली गेम खेली या सुनी जरूर होगी। हमारे यहाँ तो इसे यही कहते थे। तुम्हारे यहाँ इस गेम का क्या नाम था बताना मुझे। एनीवे, इस गेम को मिनिमम 4 लोग और मैक्सिमम 7 या 9 लोग खेल सकते हैं। तो इसको ऐसे खेलते थे कि हर मेंबर एक पर्ची उठाता था और उसमें एक रोल दिया जाता था, जैसे कि राजा, चोर, वजीर, मंत्री, सिपाही वगैरह वगैरह। गेम का ऑब्जेक्टिव चोर को ढूंढना होता था। हर मेंबर को उसके कॉन्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग पॉइंट्स मिलते थे। अब चोर का ऑब्जेक्टिव होता था कि वो गेम में लंबे टाइम तक टिका रहे और किसी दूसरे मेंबर को चोरी के इल्जाम में फंसा दे। तो ये सब पता कैसे करते थे कि राजा खुद सामने आकर कहता था कि भाई मैं राजा हूँ, और वो अपने मंत्री को चोर ढूंढने को कहता था। मंत्री फिर गैस लगाता था कि चोर कौन हो सकता है। ये वो या तो मेंबर्स के चेहरे देखकर गैस कर सकता है या फिर डिस्कशन करके, या फिर मंत्री ये काम आगे सिपाही को दे सकता है। एनीवे, हर मेंबर के पास अपने अपने रोल के अकॉर्डिंग पावर्स होती थी। राजा के पास ये पावर थी कि वो पूरी गेम में एक बार सिपाही के गैस को कैंसिल कर सकता है और उसे दोबारा गैस करने को कह सकता है। अब रानी के पास क्या पावर थी कि अगर सिपाही उसे चोर डिक्लेयर करता है तो रानी उसे पनिशमेंट के तौर पर उसके पॉइंट्स काट सकती है। चोर के पास पावर ये थी कि अगर वो सक्सेसफुली सिपाही को चकमा दे देता है तो वो राजा या रानी के कुछ पॉइंट्स चुरा सकता है। सो यहाँ भी बेसिकली गेम कुछ ऐसी है। रिप्रेजेंटेटिव को पता करना है कि स्टूडेंट्स को क्या क्या रोल मिले हैं। 7 पार्टिसिपेंट के 5 ग्रुप बनेंगे। फिर दोनों क्लासेस के ग्रुप सामने आएंगे और डिस्कशन करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि दूसरे मेंबर को क्या रोल दिया गया है। अब
रिप्रेजेंटेटिव स्पेशल कमरे में बैठा मॉनिटर पर ये सब देख रहा होगा। हर राउंड के एंड में वो एक मेंबर नॉमिनेट करेगा और गैस करेगा कि उसे क्या रोल मिला है। सही गैस किया तो ठीक, नहीं तो उनकी एक लाइफ कट हो जाएगी। सो थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा कि नहीं। चलो अब स्पेसिफिक रूल एक्सप्लेन करते हैं। हर स्टूडेंट को ऑर्डिनरी स्टूडेंट, ऑनर स्टूडेंट, टीचर, ग्रेजुएट, अंडर क्लासमैन, अपर क्लासमैन और ट्रेटर का रोल दिया जाएगा। हर क्लास के रिप्रेजेंटेटिव अपनी अपनी मर्जी के 7-7 स्टूडेंट्स के टोटल 5 ग्रुप बनाएंगे। एक ही ग्रुप को लगातार 2 बार यूज नहीं किया जा सकता। किसी ग्रुप को एक बार पार्टिसिपेट करने के बाद कम से कम एक राउंड का रेस्ट देना होगा। अगर पार्टिसिपेंट्स का टोटल 35 से कम हो तो जरूरत पड़ने पर एक ही स्टूडेंट को दूसरे ग्रुप में भी ऐड किया जा सकता है। हर क्लास के रिप्रेजेंटेटिव टैबलेट का इस्तेमाल करके डिस्कशन के लिए अपने ग्रुप में से एक ग्रुप चुनेगा। दोनों क्लासेस के 7-7 स्टूडेंट्स यानी कि टोटल 14 पार्टिसिपेंट के बीच डिस्कशन होगी, जिसे मॉनिटर पर ऑब्जर्व किया जाएगा। हर राउंड की ड्यूरेशन 5 मिनट होगी। हर राउंड के बाद दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स एक पार्टिसिपेंट को नॉमिनेट करेंगे। उन्हें गेस करना होगा कि उनके नॉमिनेट किए गए पार्टिसिपेंट को कौन सा रोल दिया गया है। एक राउंड में सिर्फ एक ही नॉमिनेशन हो सकती है। ये नॉमिनेशन 1 मिनट के अंदर अंदर करनी होगी। अगर नॉमिनेट नहीं करना है तो अपनी टर्न को पास भी कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स की लाइफ इस बात पर डिपेंड होगी कि उन्होंने सही रोल गेस किया है या नहीं। इस टाइम पर टीचर और ग्रेजुएट अपने अपने रोल्स की पावर यूज कर सकते हैं। अगर दोनों रिप्रेजेंटेटिव में से कोई भी पार्टिसिपेंट नॉमिनेट नहीं करता है तो एक ऑनर स्टूडेंट एक पार्टिसिपेंट को चूज करके रूम से बाहर भेज देगा। जब सभी ऑर्डिनरी स्टूडेंट या फिर सभी ऑनर स्टूडेंट डिस्कशन से एलिमिनेट होकर रूम छोड़ देंगे तब डिस्कशन खत्म हो जाएगी। डिस्कशन के टाइम पर अगर रिप्रेजेंटेटिव की सारी लाइफ खत्म हो जाती है तो डिस्कशन तब की तब खत्म हो जाएगी। जनरल की सारी लाइफ खत्म होने के बाद एग्जाम खत्म हो जाएगा। अगर दोनों क्लासेस के जनरल की लाइफ एक ही टाइम पर 0 होती है तो दोनों को एक लाइफ के साथ रीमैच करना होगा। हर डिस्कशन के खत्म होने पर या जब रिप्रेजेंटेटिव चेंज होते हैं तब थोड़ी देर के लिए ब्रेक होगी। सो अब मैं रोल्स और उनकी पावर्स एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो बात करते हैं ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स की। ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स 6 से 8 लोग हो सकते हैं। इनके पास कोई स्पेशल पावर नहीं। अगर रिप्रेजेंटेटिव गलत गैस करता है तो उसकी एक लाइफ कट हो जाएगी। ऑनर स्टूडेंट सिर्फ 2 लोग ही हो सकते हैं। अगर रिप्रेजेंटेटिव सक्सेसफुली ऑनर स्टूडेंट को गैस कर लेता है तो वो अपने ओपोनेंट की 3 लाइफ काट सकता है। अगर गलत गैस किया तो रिप्रेजेंटेटिव की 2 लाइफ कट होंगी। ऑनर स्टूडेंट एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हें पता होता है कि डिस्कशन में और कौन कौन से ऑनर स्टूडेंट हैं। अगर एक या उससे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेशन को पास कर देते हैं तो राउंड के एंड में ऑनर स्टूडेंट एक पार्टिसिपेंट को नॉमिनेट करेगा और उस पार्टिसिपेंट को रूम छोड़ना होगा। टीचर सिर्फ एक ही हो सकता है। अगर रिप्रेजेंटेटिव सक्सेसफुली एग्जीक्यूटिव रोल गैस कर लेता है तो ओपोनेंट की एक लाइफ कट होगी और अगर सक्सेसफुली टीचर का रोल गैस करता है तो 2 लाइफ कट होंगी। अगर रिप्रेजेंटेटिव ने गलत गैस किया तो उसकी 2 लाइफ कट हो जाएंगी। अब पावर की बात करें तो हर राउंड के एंड पर वो एक स्टूडेंट को ऑनर स्टूडेंट की नॉमिनेशन से प्रोटेक्ट कर सकता है। ऐसा वो पूरी गेम में सिर्फ एक ही बार कर सकता है। ग्रेजुएट सिर्फ एक ही हो सकता है। अगर रिप्रेजेंटेटिव सक्सेसफुली एग्जीक्यूटिव रोल गैस करता है तो ओपोनेंट की एक लाइफ कट होगी और अगर सक्सेसफुली ग्रेजुएट का रोल गैस करता है तो 2 लाइफ कट होंगी। अगर रिप्रेजेंटेटिव ने गलत गैस किया तो उसकी 2 लाइफ कट हो जाएंगी। पावर की बात करें तो हर राउंड के बाद वो किसी एक स्टूडेंट को चूज करके उसका रोल चेक कर सकता है, लेकिन वो ट्रेटर की असली आइडेंटिटी नहीं पहचान सकते। उन्हें ट्रेटर भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट ही नजर आएंगे। अंडर क्लासमैन सिर्फ एक ही हो सकता है। अगर रिप्रेजेंटेटिव सक्सेसफुली एग्जीक्यूटिव रोल गैस करता है तो रिप्रेजेंटेटिव की एक लाइफ रिस्टोर हो जाएगी और अगर वो सक्सेसफुली अंडर क्लासमैन का रोल गैस करता है तो उसकी 2 लाइफ रिकवर हो जाएंगी। अगर गलत गैस किया तो एक लाइफ कट हो जाएगी। अपर क्लासमैन सिर्फ एक ही हो सकता है। अगर रिप्रेजेंटेटिव सक्सेसफुली एग्जीक्यूटिव रोल गैस करता है तो ओपोनेंट की एक लाइफ कट होगी और अगर वो सक्सेसफुली अपर क्लासमैन का रोल गैस करता है तो ओपोनेंट की एक लाइफ कट होगी, लेकिन साथ में वो 2 रैंडम स्टूडेंट के रोल जान सकता है। अगर गलत गैस किया तो एक लाइफ कट होगी। अब बात करते हैं ट्रेटर की। सो यार मैं पहले थोड़ा सिंपल वे में ट्रेटर का रोल एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रोल है। सो मान लो होरिकिता और इचिनोसे फाइट कर रहे हैं। होरिकिता इचिनोसे की क्लास की स्टूडेंट आमिकुरा को ट्रेटर का रोल दे देती है। अब इचिनोसे को यहाँ ढूंढना होगा कि उसकी क्लास के 7 स्टूडेंट में से ट्रेटर कौन है। अब होरिकिता को यहाँ क्या फायदा हो रहा है कि जो ट्रेटर है ना उसे हर राउंड के एंड में किसी एक स्टूडेंट का रोल पता चल जाएगा और ये इन्फॉर्मेशन होरिकिता को मिलेगी। इसका मतलब अगर इचिनोसे ने जल्दी से ट्रेटर नहीं ढूंढा तो हर राउंड के एंड में होरिकिता को स्टूडेंट्स के रोल पता चलते जाएंगे और वो इचिनोसे की लाइफ काटती जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें ट्रेटर का क्या फायदा। आमिकुरा को ट्रेटर का रोल मिला है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रेन वॉश हो गई है। वो क्यों हेल्प करेगी होरिकिता की। तो यहाँ ट्विस्ट है कि अगर
ट्रेडर मैच खत्म होने तक ग्रुप में बना रहता है तो ट्रेडर को 2 ऑप्शन मिलेंगी, या तो वो 50 लाख प्राइवेट पॉइंट्स ले सकता है या फिर 50 क्लास पॉइंट्स। तो ये है भाई लोग ट्रेडर का असली रोल। अब ट्रेडर के रिगार्डिंग जो बारीक रूल है या जो भी इन्फो है उसके बारे में बात करते हैं। ट्रेडर या तो कोई भी नहीं या फिर मैक्सिमम 2 लोग हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे ओपोनेंट क्लास की किसी एक पार्टिसिपेंट को ट्रेडर डिक्लेयर कर सकता है। हर राउंड में ट्रेडर असाइन करने वाले रिप्रेजेंटेटिव को रैंडमली किसी एक पार्टिसिपेंट का रोल रिवील किया जाएगा, लेकिन ऑनर स्टूडेंट इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। अगर किसी पार्टिसिपेंट का रोल गलत गेस किया, चाहे वो एग्जीक्यूटिव रोल ही क्यों ना हो, तो 2 लाइफ की पेनल्टी लगेगी। साथ ही ओपोनेंट रिप्रेजेंटेटिव को ट्रेडर असाइन करने का राइट दोबारा मिल जाएगा। अगर ऑनर स्टूडेंट गलती से किसी ट्रेडर को एलिमिनेट करने की कोशिश करे तो वो अटेम्प्ट ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। उस सिचुएशन में ट्रेडर रूम नहीं छोड़ेगा और डिस्कशन कंटिन्यू रहेगी। ट्रेडर नॉर्मली एलिमिनेशन से बचा रहता है। उसे सिर्फ 2 सिचुएशन में हटाया जा सकता है, या तो ओपोनेंट उसे मिस आइडेंटिफाई कर दे या रिप्रेजेंटेटिव इंटेरोगेशन के बाद भी उसकी असली आइडेंटिटी डिटरमाइन ना कर पाए। अब बात करते हैं रिवॉर्ड्स की। अगर ऑर्डिनरी स्टूडेंट की साइड जीत जाती है तो सभी ऑर्डिनरी स्टूडेंट को 10,000 प्राइवेट पॉइंट मिलेंगे। हर बार एग्जीक्यूटिव रोल वाले पार्टिसिपेंट को सक्सेसफुली नॉमिनेट करने पर ऑनर स्टूडेंट को 5,000 प्राइवेट पॉइंट मिलेंगे। अगर डिस्कशन के एंड तक टीचर और ग्रेजुएट ने रूम नहीं छोड़ा तो उन्हें 50,000 प्राइवेट पॉइंट मिलेंगे। अगर किसी ऑनर स्टूडेंट ने अपर क्लासमैन या अंडर क्लासमैन को डिसमिस किया तो उन दोनों रोल्स वाले सभी स्टूडेंट को 50,000 प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे। अगर डिस्कशन के एंड तक ट्रेडर रूम से बाहर नहीं निकलता है तो उसे रिवॉर्ड के तौर पर 2 ऑप्शन मिलेंगी, या तो वो 50 लाख प्राइवेट पॉइंट ले सकता है या फिर 50 क्लास पॉइंट्स। माशिमा आगे बताता है कि रिप्रेजेंटेटिव डिस्कशन ज्वाइन नहीं कर सकते, वो बस बैठकर मॉनिटर में देख सकते हैं और ना ही वो कोई इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ऊपर से जिन रिप्रेजेंटेटिव्स की अभी टर्न नहीं आई है वो तो डिस्कशन भी नहीं देख सकते, उन्हें बस चुपचाप बैठकर अपनी टर्न का वेट करना होगा। सो बेसिकली तुम लोग समझ लो कि एक तरह से बी ग्रेड मर्डर मिस्ट्री मूवी चल रही है और तुम अपने सोफे पर आराम से बैठकर गैस कर रहे हो कि खून किसने किया होगा। इसके बाद माशिमा कहता है कि ट्रेडर का रोल यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रेडर के रोल को पूरी गेम में सिर्फ एक बार ही सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। सपोज क्लास ए का रिप्रेजेंटेटिव क्लास बी के किसी स्टूडेंट को ट्रेडर डेजिग्नेट करता है तो जब तक वो ट्रेडर डिस्कशन में बना रहता है, ऑनर स्टूडेंट को छोड़कर डिस्कशन में मौजूद पार्टिसिपेंट के रोल्स क्लास ए के रिप्रेजेंटेटिव को हर राउंड में एक एक करके रिवील होते रहेंगे। अगर ट्रेडर को नहीं रोका गया तो क्लास बी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऊपर से अगर क्लास बी के रिप्रेजेंटेटिव ने जल्दबाजी में ट्रेडर को एलिमिनेट करने के चक्कर में किसी गलत स्टूडेंट को नॉमिनेट करके रूम से बाहर कर दिया तो उसके पॉइंट तो कटेगा ही, ऊपर से क्लास ए के रिप्रेजेंटेटिव को दोबारा ट्रेडर चुनने का मौका मिल जाएगा। सो बेसिकली वही है जो मैंने तुम लोगों को पहले बताया ट्रेडर के बारे में। अब बात करते हैं कि पता कैसे लगाया जाए कि क्लास में ट्रेडर कौन है। सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक स्पेशल रूल के जरिए निकाला जा सकता है जो सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब ट्रेडर गेम में होगा। इस रूल के अकॉर्डिंग हर राउंड के एंड में रिप्रेजेंटेटिव अपनी ही क्लास के एक स्टूडेंट को बुला सकता है और उससे इंटेरोगेशन के थ्रू क्वेश्चन कर सकता है। इस इंटेरोगेशन का पर्पस ये डिटरमाइन करना होगा कि वो स्टूडेंट ट्रेडर है या नहीं। इंटेरोगेशन के टाइम स्पेशल एग्जाम की प्रोग्रेस या उसके डिटेल्ड रूल के बारे में बात करना मना होगा। इंटेरोगेशन शुरू होते ही पार्टिसिपेंट को पहले इस बात का जवाब देना होगा कि वो ट्रेडर है या नहीं। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करेगा कि वो ट्रेडर है या नहीं। रिजल्ट 2 तरह के होंगे। पहली सिचुएशन में अगर पार्टिसिपेंट ट्रेडर हुआ तो अगर पार्टिसिपेंट कन्फेस कर देता है और रिप्रेजेंटेटिव ये डिटरमाइन कर लेता है कि वो वाकई में ट्रेडर है तो ओपोनेंट रिप्रेजेंटेटिव को मिलने वाली रैंडम रोल डिस्क्लोजर एबिलिटी उसी वक्त डीएक्टिवेट हो जाएगी। साथ ही ट्रेडर अपने रोल से मिलने वाले सारे रिवॉर्ड्स भी खो देगा। अगर पार्टिसिपेंट कन्फेस कर देता है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव फिर भी ये समझ नहीं पाता कि वो ट्रेडर है तो रिप्रेजेंटेटिव को 5 लाइफ की पेनल्टी मिलेगी। लेकिन अगर ट्रेडर झूठ बोलकर अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करता है और रिप्रेजेंटेटिव उसके बावजूद उसे पकड़ लेता है और उसे ट्रेडर डिक्लेयर करता है तो ट्रेडर सीधा एक्सपेल हो जाएगा। अगर पार्टिसिपेंट ये डिनाई करता है कि वो ट्रेडर नहीं है और रिप्रेजेंटेटिव भी उसकी असली आइडेंटिटी पहचान नहीं पाता तो रिप्रेजेंटेटिव को 5 लाइफ की पेनल्टी मिलेगी। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जब पार्टिसिपेंट ट्रेडर नहीं हुआ तो अगर पार्टिसिपेंट कन्फेस कर देता है कि वो ट्रेडर है और रिप्रेजेंटेटिव भी उसे ट्रेडर डिक्लेयर कर देता है तो रिप्रेजेंटेटिव 1 लाइफ लूज करेगा। अगर पार्टिसिपेंट कन्फेस कर देता है कि वो ट्रेडर है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव उसे इनोसेंट डिक्लेयर कर देता है तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर पार्टिसिपेंट कहता है कि वो ट्रेडर नहीं है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव उसे ट्रेडर डिक्लेयर करता है तो उसकी 1 लाइफ कट हो जाएगी। अगर पार्टिसिपेंट कहता है कि वो ट्रेडर नहीं है और रिप्रेजेंटेटिव उसे इनोसेंट डिक्लेयर कर देता है तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ये सब एक्सप्लेनेशन सुन सानाडा खड़ा होकर माशिमा से पूछता है कि सर मैं आपकी एक्सप्लेनेशन समझ रहा हूँ लेकिन अगर मैं ओपोनेंट की क्लास में ट्रेडर घुसा दूंगा तो वो कुछ ज्यादा ही ऑब्वियस नहीं हो जाएगा। आई मीन हाँ हमें पता है कि अगर ट्रेडर डिस्कशन के एंड तक बचा रहेगा तो उसे 50 क्लास पॉइंट्स या 50 लाख पॉइंट मिल सकते हैं
हैं। ऑफ कोर्स इस बात के लिए वो अपनी क्लास के लिए ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेगा, लेकिन दूसरी ओर उन्हें ये भी पता होगा कि अगर वो ज़्यादा देर तक डिस्कशन में बने रहेंगे तो उनके लिए ही प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में स्टूडेंट्स मॉनिटर में देखकर खुद ही इशारा नहीं कर देंगे कि भाई हम ही ट्रेटर है, हमें चूज करो। माशिमा कहता है कि उसकी बात ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्लास में जो बाकी स्टूडेंट्स बचे हैं उन्हें इस एग्जाम को लेकर बिल्कुल अलग एक्सप्लेनेशन मिलेगी। जो विक्ट्री कंडीशंस और रूल्स रिप्रेजेंटेटिव को बताए गए हैं उनमें से सिर्फ कुछ ही हिस्सा पार्टिसिपेंट को बताया गया है, पूरी डिटेल्स उन्हें भी नहीं पता। इस एग्जाम में रिप्रेजेंटेटिव के लिए असली ऑब्जेक्टिव ऑनर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन डिस्कशन में बैठे स्टूडेंट को इस बात का अंदाजा नहीं है। उनके लिए तो ये बस ऑर्डनरी स्टूडेंट, ऑनर स्टूडेंट और बाकी रोल्स के बीच चलने वाली एक डिबेट है और कुछ नहीं। अगर पार्टिसिपेंट को भी ये रूल्स पता होते तो वो सिंपली अपना रोल डिक्लेयर कर देते या फिर बातों ही बातों में अपना रोल बता देते। सो इन शॉर्ट रिप्रेजेंटेटिव के रूल्स अलग हैं और पार्टिसिपेंट के रूल्स अलग। तो ये थे भाई रिप्रेजेंटेटिव के रूल। आई नो कंफ्यूजिंग है और मुझे भी नहीं पता कि और अच्छे से कैसे समझाऊं। सो देखते रहो वीडियो, क्या पता स्टोरी समझ के रूल्स क्लियर हो जाएं। इसके बाद सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को वेटिंग एरिया भेजा जाता है। होरिकिता और हिराता आपस में एग्जाम के डिफिकल्टी को लेकर बात करने लगते हैं। दोनों मानते हैं कि पार्टिसिपेंट का रोल रिप्रेजेंटेटिव जितना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी कोऑपरेशन के बिना ओपोनेंट्स के रोल और स्ट्रेटेजीज का पता लगाना मुश्किल होगा। होरिकिता को इके और बाकी स्टूडेंट्स की थोड़ी फिक्र होने लगती है कि क्या वो रूल्स अच्छे से समझ पाएंगे, और अगर समझ भी ले तो कहीं ओपोनेंट्स की बातों में आकर फंस ना जाएं। लेकिन हिराता कहता है कि ये प्रॉब्लम तो हर क्लास के सामने है, उन्होंने भी रूल्स पहली बार ही सुने होंगे। दोनों ये भी समझते हैं कि इस एग्जाम की डिस्कशन शुरुआत में कंफ्यूजिंग होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को अपनी क्लास के साथ साथ सेम रूल्स वाले दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स के साथ भी कोऑपरेट करना पड़ सकता है। इसके बाद टीचर सभी रिप्रेजेंटेटिव को 1 घंटे के अंदर 7 स्टूडेंट के 5 ग्रुप बनाने को कहती है। होरिकिता, हिराता और आयानोकोजी मिलकर ग्रुप फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं, जबकि रुएन और साकायानागी अपने क्लासमेट्स की एडवाइस लिए बिना ही खुद ही ग्रुप बना रहे होते हैं। इचिनो से भी सीरियस होकर अपने क्लासमेट के साथ ग्रुप बनाने लगती है। ग्रुप बनाते वक्त आयानोकोजी सजेस्ट करता है कि एक ग्रुप में ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए जो सिचुएशन को जल्दी समझ सके, लोगों को ऑब्जर्व कर सके और कम्युनिकेशन में स्ट्रांग हो। इसी वजह से सब मानते हैं कि कुशिता इस एग्जाम में काफी यूजफुल साबित हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ती है, होरिकिता और हिराता को समझ आता है कि इस एग्जाम में सिर्फ टैलेंटेड स्टूडेंट को एक साथ रखने से नहीं जीत सकते। पार्टिसिपेंट के वो रिप्रेजेंटेटिव की एक्चुअली विक्ट्री कंडीशन का पता ही नहीं है, इसलिए उनकी एबिलिटीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव की ऑब्जर्वेशन और डिडक्शन स्किल्स होंगी। यहाँ होरिकिता रियलाइज करती है कि इचिनोसे इस एग्जाम में कितनी डेंजरस ओपोनेंट है, शायद साकायानागी और रुएन से भी ज्यादा, क्योंकि इचिनोसे सिर्फ अपनी क्लास को नहीं बल्कि दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स को उनके लीडर से भी ज्यादा अच्छे से जानती थी। इस सब के बीच आयानोकोजी होरिकिता से कुछ कंफर्म करना चाहता था। होरिकिता, क्या ट्रेटर को डेजिग्नेट करने का राइट तुम मुझे दे सकती हो? ये सुन होरिकिता के हाथ रुक जाते हैं। ये तो काफी अनरीजनेबल रिक्वेस्ट है आयानोकोजी, तुमने ही मुझ पर कंडीशन रखी थी ना। मुझे लगा था कि ये राइट मेरे लिए ट्रम्प कार्ड होगा और अब तुम मुझसे ये ट्रम्प कार्ड मांग रहे हो। तुम इस राइट के बिना जीत नहीं सकते क्या आयानोकोजी? ये सुन वो कहता है कि उनकी ओपोनेंट इचिनोसे है। इस एग्जाम के रूल्स के अकॉर्डिंग वो हमारे लिए सबसे डेंजरस ओपोनेंट है। हाँ, हमारे लिए अच्छा होगा होरिकिता अगर तुम अपनी टर्न में ही एग्जाम जीत जाओ, लेकिन अगर ट्रेटर राइट यूज करने के बाद भी तुम हार गई तो हमारे लिए रिस्क काफी बढ़ जाएगा। अच्छा होगा अगर हम ये राइट इमरजेंसी के लिए रखें तो। ये सुन होरिकिता उसकी रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वो कहती है कि फिर वो अपनी कंडीशन चेंज करे। आयानोकोजी कहता है कि ठीक है, अगर ये राइट मिलने के बाद भी मैं हार गया तो मैं ग्रेजुएशन तक तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा। तुम जो कहोगी या जिस तरह की भी हेल्प तुम्हें चाहिए होगी मैं करूंगा। यह सुन होरिकिता कहती है कि इतना कोऑपरेटिव तो तुम कभी नहीं हुए। लगता है कि तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ट्रेटर राइट मिलने पर तुम हारोगे नहीं। ठीक है, आई एक्सेप्ट। अगर तुम ग्रेजुएशन तक कोऑपरेट करने वाले हो तो शायद मुझे हार ही जाना चाहिए। ये कहकर होरिकिता हंसती है। कुछ टाइम के बाद आयानोकोजी रुएन को इशारा करके बाहर मिलने को कहता है। जैसे ही आयानोकोजी बाहर हॉल में जाता है तो होशिनो मिया उसे पकड़ लेती है। इट्स सरप्राइजिंग कि तुम रिप्रेजेंटेटिव बने आयानोकोजी, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे क्लास के पास जीतने का दूसरा कोई चांस नहीं है, हम ऑलरेडी क्लास टी में हैं। अगर तुम ऐसे फ्रंट पर आओगे तो हमारे जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? होशिनो मिया की बात सुन आयानोकोजी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आपकी क्लास कोई इजी ओपोनेंट है। इस एग्जाम के रूल्स के अकॉर्डिंग इचिनोसे काफी स्ट्रांग है, हम बस अब एक दूसरे के साथ कम्पीट ही कर सकते हैं। आयानोकोजी, मेरी क्लास को जीतने दो, मैं चाहती हूँ कि तुम इस एग्जाम में कुछ मत करो। होशिनो मिया डायरेक्टली आयानोकोजी से कहती है। वो सोचता है कि कांजाकी ने भी उससे ऐसे कुछ कहा था, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा डायरेक्ट है। ये तो काफी अनरीजनेबल बात कर रही हो आप। मुझे जनरल का रोल मिला है सो मैं पीछे नहीं हट सकता। ये सुन होशिनो मिया कहती है कि
मैं तुम्हें ये सब फ्री में थोड़ी ना करने को बोल रही हूँ। आयनको जी कहता है कि इस एग्जाम को गिव अप करने के बदले में आप क्या ही दे सकती हैं। वैसे भी आप एक टीचर हैं, स्टूडेंट्स के कंपटीशन में डायरेक्टली इंटरफेयर करना क्या ये एक टीचर को अवॉइड नहीं करना चाहिए। होशोनोमिया कहती है कि चावाशिरा ही एक ऐसी है जिससे मैं कभी नहीं हार सकती, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी। मान लो मुझे थर्ड ईयर के स्पेशल एग्जाम के बारे में एडवांस में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो मैं वो इन्फो तुम्हें सीक्रेटली पहले ही पास कर सकती हूँ। लेकिन आयनको जी उसका ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है कि अगर ऐसा है तो वो ये इन्फो पहले अपनी क्लास को दे सकती है, ऊपर से रिस्क भी काफी है। ये सुन होशोनोमिया पूछती है कि तो उसे किस तरह का रिवॉर्ड चाहिए, वो कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता। आयनको जी कहता है कि सॉरी पर मेरे माइंड में तो कुछ नहीं आ रहा, मैं तो आपके प्रपोजल का वेट कर रहा हूँ। ये सुन होशोनोमिया अपने हाथ से आयनको जी के कान को सहलाने लगती है। आप मेरे कान साफ करने वाली हो क्या? मजाक मत करो आयनको जी, तुम्हें पता है कि मैं क्या इशारा कर रही हूँ। होशिनोमिया जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन आयनको जी को पता था कि उसके साथ टीम अप करना काफी ज्यादा रिस्की है। वो समझ आता है कि होशिनोमिया काफी डेस्परेट है, सो वो सोच समझकर अपना जवाब देता है। अभी के लिए आप बस इचिनोसे की क्लास की जीत पर भरोसा कर सकती हैं, तो तुम मुझे जीतने नहीं दोगे आयनको जी? सॉरी सेंसे, पर नहीं। तो तुम्हें पता नहीं आयनको जी कि मैं क्या कर सकती हूँ। आयनको जी होशिनोमिया को इग्नोर कर चले जाता है। भाई साहब क्या था ये, कुछ ज्यादा ही डेस्परेट नहीं थी ये? अच्छा हुआ मैं नहीं था यार आयनको जी की जगह, वरना Would you please let me suck it out? Absolutely. एनीवे अभी तक तुम लोगों को ये वॉल्यूम कैसी लग रही है? ये तो बस अभी तक इंट्रो ही था, अब आगे की पूरी वॉल्यूम बस फाइटिंग ही है। सो अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं और तुम लोग यार लाइक वगैरह सब्सक्राइब या शेयर वगैरह कर लो, क्योंकि फिर नॉन स्टॉप फाइट है तो कहीं तुम लोग बाद में ये सब करना ही ना भूल जाओ। चलो चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। ठीक सुबह 9 बजे बाकी के स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासेस में बैठे एग्जामिनर से एग्जाम के रूल समझ रहे थे। स्टूडेंट्स समझ जाते हैं कि उनके रूल्स और रिप्रेजेंटेटिव के रूल्स कुछ अलग हैं। उन्हें तो ये तक नहीं बताया गया था कि इस एग्जाम को जीतने की कंडीशंस क्या हैं। वहाँ खड़े एग्जामिनर्स उन्हें यही समझाते हैं कि उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम बस अपने दिए गए रूल्स को सीरियस होकर परफॉर्म करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स को स्पेशल बिल्डिंग में ले जाया जाता है, जहाँ एग्जाम के लिए पूरा सेटअप तैयार किया गया था। कैमरा हर एंगल से रूम को मॉनिटर कर रहे थे। सीट्स इस तरह से अरेंज की गई थी कि स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट्स के पास बैठकर कोई सीक्रेट इन्फो ना दे सके, और हर सीट पर एक टैबलेट था जिससे स्टूडेंट अपने रोल और एबिलिटीज चेक कर सकते थे। इसके बाद एग्जामिनर उन्हें कुछ बेसिक से रूल समझाते हैं, जैसे ऊंचा बोलना है, किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को टारगेट नहीं करना, वगैरह वगैरह। सारी एक्सप्लेनेशन खत्म होते ही स्टूडेंट को वेटिंग रूम भेज दिया जाता है। उन्हें तो प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने का भी ज्यादा टाइम नहीं मिलता, और देखते ही देखते स्पेशल एग्जाम का पहला डिस्कशन राउंड शुरू होता है। ठीक 10 बजे इन स्टूडेंट्स के नाम स्क्रीन पर शो होते हैं। डिस्कशन रूम में पहुंचने के बाद सभी 14 स्टूडेंट्स अपनी सीट लेते हैं और टैबलेट पर अपने रोल्स देखते हैं। सबसे पहले तो टैबलेट में इस ग्रुप के रोल्स दिखते हैं। इस ग्रुप में टोटल 8 ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स थे, 2 ऑनर स्टूडेंट, एक टीचर, एक ग्रेजुएट, एक अंडर क्लासमैन और एक अपर क्लासमैन थे। रूल्स के अकॉर्डिंग हर स्टूडेंट को यहाँ इनमें से एक रोल दिया गया था। जहाँ सभी स्टूडेंट्स बोलने में हेजिटेट कर रहे थे, वहीं युकीमुरा खड़ा होकर सीधा नाकानिशी से पूछता है कि क्या वो ऑनर स्टूडेंट है। इस अटैक के साथ पूरे क्लास की चुप्पी टूट जाती है और इसी के साथ स्पेशल एग्जाम की पहली डिस्कशन शुरू होती है। दूसरी ओर क्लास बी और क्लास डी के वैनगार्ड यानी कि हिराता और हामागुची पहले 5 मिनट से मॉनिटर में पूरी डिस्कशन देख रहे थे। स्टूडेंट डिस्कशन के थ्रू एक दूसरे के रोल्स पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई पक्का एविडेंस नहीं था कि वो सच बोल रहे हैं या नहीं। कुछ स्टूडेंट्स पर उन दोनों को शक भी हो रहा था, लेकिन अगेन कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। और हिराता और हामागुची दोनों ऐसे स्टूडेंट थे जो रिस्क नहीं ले सकते थे, ना ही वो ऐसे स्टूडेंट थे कि वो एक दूसरे को झूठ बोल सके या मैनिपुलेट करके कोई इन्फो निकाल सके। फाइनली टाइम आ जाता है किसी स्टूडेंट को नॉमिनेट करने का। उनके पास नॉमिनेशन के लिए बस 1 मिनट ही था। इस एग्जाम में रिप्रेजेंटेटिव के पास बस 2 ही रास्ते थे, या तो जल्दी से किसी को आइडेंटिफाई करके अपने ओपोनेंट पर प्रेशर डालो, या फिर कोई रिस्क ना लेकर अपनी टर्न पास कर दो। और वो ठीक ऐसे ही करते हैं, दोनों रिस्क ना लेते हुए अपनी टर्न पास कर देते हैं और डिस्कशन फिर से स्टार्ट होती है। डिस्कशन के बीच एक ऑनर स्टूडेंट कारुइजावा को रूम से बाहर निकलने का ऑर्डर देता है, जिससे कि अब रूम में बस 13 स्टूडेंट ही थे। फिर से नॉमिनेशन का टाइम आता है और फिर दोनों अपनी टर्न
टर्न पास कर देते हैं। डिस्कशन दोबारा से स्टार्ट होती है और ऑनर स्टूडेंट एक और स्टूडेंट को क्लास से बाहर भेज देता है। अब टोटल 12 स्टूडेंट ही बचे थे। इस एग्जाम में ऑनर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उनको सही आइडेंटिफाई करने से ओपोनेंट की 3 लाइफ कट हो सकती थी। अच्छा, ऑनर स्टूडेंट का मैं एक्सप्लेन कर दूं कि वो अपने टैबलेट से स्टूडेंट का नाम नॉमिनेट करके उन्हें बाहर भेज रहा है, ऐसे खड़े होकर बोलकर नहीं। सो उनकी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता। इसके बाद हामागुची देखता है कि युकिमुरा के बार बार प्रेशर डालने पर नाकानिशी कुछ ज्यादा ही पैनिक हो रहा था। एज ए क्लासमेट उसे नाकानिशी के बारे में काफी कुछ पता था। उसे पता था कि नाकानिशी ओवर रिएक्ट होने वालों में से नहीं है। सो वो उसे ऑनर स्टूडेंट आइडेंटिफाई करके नॉमिनेट करता है। दूसरी ओर हिराता को लगता है कि नाकानिशी जानबूझकर इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है ताकि सब समझे कि वो ऑनर स्टूडेंट है, इसलिए हिराता अपनी टर्न पास कर देता है और रिजल्ट नाकानिशी सही में ऑनर स्टूडेंट था, जिसकी वजह से हिराता की 3 लाइफ कट हो जाती हैं। अब हिराता के पास बस 2 लाइफ बची थी। हिराता को लगा था कि उसका ओपोनेंट भी डिफेंसिव ही खेलेगा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनी। वो समझ जाता है कि इस एग्जाम में इनिशिएटिव लेना कितना जरूरी है। वो वैसे ही केयरलेसली अपनी टर्न पास नहीं कर सकता था। 4th राउंड की डिस्कशन स्टार्ट होती है और कुछ 2 मिनट के बाद युकिमुरा अपनी सीट से खड़ा होता है और डिक्लेयर करता है कि उसका रोल ग्रेजुएट है और उसने अपनी पावर्स यूज करके 3 ऑर्डिनरी स्टूडेंट का पता लगा लिया है, लेकिन उसे अभी तक ऑनर स्टूडेंट नहीं मिला है। हिराता के लिए ये एक लकी ब्रेक थी। अगर वो युकिमुरा को ग्रेजुएट डिक्लेयर कर देगा तो वो अपने ओपोनेंट की 2 लाइफ कट कर सकता है, लेकिन हामागुची भी तो ये कर सकता है। तो होगा क्या कि दोनों की टर्न कैंसिल हो जाएगी और डिस्कशन 5th राउंड में चली जाएगी। सो हिराता युकिमुरा को ग्रेजुएट डिक्लेयर करता है, लेकिन हामागुची और हिराता दोनों ने गलत नॉमिनेशन की है, सो दोनों की 1 लाइफ कट हो जाएगी। पीछे खड़ा इंस्ट्रक्टर कहता है एक्चुअली युकिमुरा ने यहाँ झूठ बोला था। वो बस ग्रेजुएट होने की एक्टिंग कर रहा था ताकि डिस्कशन आगे बढ़ सके और ऑनर स्टूडेंट के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन बाहर आ सके। अगर हिराता अच्छे से ध्यान देता तो शायद वो ये बात नोटिस कर लेता, लेकिन अपनी जल्दबाजी में वो प्रॉपर जजमेंट नहीं कर पाया। हाँ, हामागुची का भी 1 पॉइंट कट हुआ, लेकिन उसके पास अब 4 लाइफ थी और हिराता के पास बस 1। पहली डिस्कशन के टाइम पर हिराता काफी रिलैक्स था। उसे अभी तक ये स्पेशल एग्जाम के प्रेशर के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब उसे इस एग्जाम का बोझ अपने कंधों पर फील हो रहा था। धीरे धीरे ऑनर स्टूडेंट पार्टिसिपेंट को बाहर करता रहता है और अब बस 6 स्टूडेंट बचे थे। डिस्कशन के 8वें राउंड में हिराता फाइनली गलती कर देता है और इसी के साथ होरिकिता की क्लास का वैनगार्ड हिराता इस एग्जाम से बाहर हो जाता है। मजा आया। पहली बार इसे किसी एग्जाम में कुछ करने का मौका मिला था और इसने हक दिया। क्या कंट्रीब्यूशन है इसका क्लास में, बस हैंडल करता रहता स्टूडेंट को, बस यही। अब इस एग्जाम में कोई एक्सपेल हुआ तो कौन जिम्मेवार होगा? है आ जाएगा फिर चौधरी बनने की, एक्सपेल क्यों किया, ये नहीं करना था। खुद कुछ करता नहीं और दूसरा कोई कुछ करे तो अपनी टांग अड़ा देता है। खैर, कुछ देर वेटिंग एरिया में इस रिजल्ट की अनाउंसमेंट होती है। होरिकिता ने अपनी टर्न इतनी जल्दी आने का एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो वेटिंग रूम से बाहर निकलती है और हिराता को मुंह लटकाए आते हुए देखती है। होरिकिता को देख हिराता कहता है कि आई एम सॉरी होरिकिता, मैं कोई हेल्प नहीं कर पाया। हाँ, तुझसे कुछ होना भी नहीं था। इससे अच्छा कुछ था यहाँ होती तो ज्यादा हेल्प होती, पर अफसोस होरिकिता ऐसा नहीं बोलती है। वो बस पूछती है कि उसने कुछ नोटिस किया या वो कुछ बता सके। हिराता बस कहता है कि इस एग्जाम में अटैक की टाइमिंग की पहले नॉमिनेशन करना है या बाद में, ये सब सिचुएशन को काफी चेंज कर सकती है। ऑल राइट, थैंक्स हिराता, अब तुम रेस्ट करो। ये कहकर होरिकिता स्पेशल रूम में एंटर करती है। जब हिराता और हामागुची की फाइट चल रही थी तब क्लास ए के सानाडा और क्लास सी की निशिनो की भी फाइट चल रही थी। एग्जाम शुरू होते ही निशिनो प्रेशर के नीचे दब जाती है। वो इतनी नर्वस हो जाती है कि पार्टिसिपेंट के डिस्कशन को प्रॉपर्ली समझ ही नहीं पाती। पहले ही राउंड में निशिनो एक रिस्की नॉमिनेशन करती है जिसकी वजह से उसकी 1 लाइफ कट हो जाती है। दूसरी तरफ सानाडा समझ जाता है कि इस एग्जाम में बिना पूरी सर्टेनिटी के अटैक करना खतरनाक है, इसलिए वो लगातार पास करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है। जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते हैं निशिनो और ज्यादा डेस्परेट हो जाती है और गलत नॉमिनेशन की वजह से अपनी और लाइफ्स गवा देती है। सानाडा सोचता है कि उसे कोई नॉमिनेशन नहीं करनी चाहिए और अपनी टर्न पास कर देनी चाहिए। क्या पता निशिनो खुद ही गलतियां कर करके बाहर हो जाए, और होता भी कुछ ऐसा ही है। डिस्कशन के 4th राउंड में निशिनो प्रेशर में आकर फिर से गलती कर देती है और अपनी सारी लाइफ गवा देती है और कुछ इस तरह से रियूएन की क्लास की वैनगार्ड हार जाती है। इसके बाद कासुरागी एज ए रिप्रेजेंटेटिव वहां आता है। सानाडा उसे पोलाइटली ग्रीट करता है और कासुरागी भी सेम रिप्लाई करता है, लगता है तुमने काफी आसानी से निशिनो को हरा दिया। कासुरागी की बात सुन सानाडा कहता है कि मैंने कुछ खास नहीं किया, शायद निशिनो के ऊपर इस एग्जाम का कुछ ज्यादा ही प्रेशर था। खैर, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ पूछना है कासुरागी, तुम लोगों ने निशिनो को रिप्रेजेंटेटिव क्यों बनाया? मुझे लगा था कि तुम लोगों की क्लास में और अच्छे स्टूडेंट होंगे। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि निशिनो बुरी है या कुछ, पर इस एग्जाम के लिए वो। कासुरागी समझ जाता है कि वो यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वेल, मेरे पास इसका आंसर नहीं है सानाडा। रियो ने रिप्रेजेंटेटिव चूज किए थे, सो कासुरागी इसका मतलब
है कि तुम्हें हराकर मैं अपने सवाल का जवाब रिवेंज से ले सकता हूँ। हाँ बिल्कुल सानाडा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। जैसे तुम रिवेंज से कुछ पूछना चाहते हो वैसे ही मैं भी साकाया नागी से कुछ पूछना चाहता हूँ। कासुरागी के इतना कहते ही एग्जाम शुरू होता है। डिस्कशन के पहले ही राउंड में कासुरागी एक छोटा सा क्लू पकड़ लेता है और सानाडा की क्लास के एक स्टूडेंट को स्पेशल रोल होल्डर आइडेंटिफाई करके उसकी एक लाइफ कम कर देता है। यह मूव सानाडा के लिए अनएक्सपेक्टेड था। उसे लगा था कि उसकी पिछली बैटल का एक्सपीरियंस काम में आएगा और कासुरागी भी उसके जैसा पास करेगा, लेकिन इससे ठीक उल्टा ही हुआ। जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ती है सानाडा जल्दी से गैप कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन जितना ज्यादा वो अटैक करने की कोशिश करता है उतनी ही ज्यादा वो गलतियां करने लगता है। दूसरी तरफ कासुरागी बिल्कुल शांत था। वो सिर्फ पार्टिसिपेंट को ही नहीं बल्कि सानाडा के रिएक्शन और माइंडसेट को भी ध्यान में से रीड कर रहा था। बीच बीच में कासुरागी काफी माइंड गेम्स खेलता है, जैसे कि वो सानाडा को इंडिकेट करता है कि वो अटैक करने वाला है, लेकिन असल में वो अपनी टर्न पास कर देता है, जिससे कि सानाडा प्रेशर में आकर गलत नॉमिनेशन कर देता है। बस ऐसे ही गलतियां कर सानाडा अपनी सारी लाइफ खो देता है और कासुरागी बस अपनी एक लाइफ गवाकर ये मैच जीत जाता है। कासुरागी अपने इमोशंस कंट्रोल में लाकर आने वाली बैटल के बारे में सोचता है। बस कितो को हराकर वो साकाया नागी का सामना कर सकता है, जिसके बाद वो उससे अपना बदला ले सकता है। कितो चुपचाप कमरे में आकर कासुरागी को घूरकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। डिस्कशन का एक राउंड खत्म होते ही कासुरागी अपने टर्न पास करता है, लेकिन कितो इमीडिएटली किसी एक स्टूडेंट को नॉमिनेट कर देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गलत था और उसकी एक लाइफ कट हो जाती है। सेकंड राउंड में भी कितो ऐसा ही करता है और फिर से वो अपनी 2 लाइफ गवा देता है। असल में कितो रैंडम गैस लगाकर ऑनर स्टूडेंट को ढूंढ रहा था। वो इसके लिए अपनी कुछ लाइफ्स गवाने को भी रेडी था। वो ऐसे ही अपनी अग्रेसिव अप्रोच जारी रखता है और अपनी लाइफ्स गवाता रहता है। अब कितो के पास बस 3 लाइफ बची थी। फोर्थ राउंड में कासुरागी अपनी टर्न फिर से पास करने की सोचता है, लेकिन वो रुक जाता है। वो सोचता है कि कितो की सही गैस करने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ गई है। इससे पहले कि वो सही गैस कर ले वो ही नॉमिनेशन कर देता है और फाइनली इस राउंड का रिजल्ट आता है। कासुरागी ने सक्सेसफुली ऑनर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर लिया था, जिसकी वजह से कितो की 3 लाइफ कट हो जाती हैं और फाइनली कितो की सारी लाइफ्स खत्म हो जाती हैं और वो ये मैच हार जाता है। कितो अपनी हार से इरिटेट हो जाता है। उसे अपनी इमेच्योरिटी पर गुस्सा आता है। इंस्ट्रक्टर उसे स्पीकर के थ्रू कमरे से बाहर जाने को कहता है, लेकिन कितो नहीं हिलता। कितो ऐसे टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, रिजल्ट ऑलरेडी सामने आ चुका है, बाहर जाने का रास्ता उधर है। कासुरागी कितो को घूरकर कहता है। यह सुन कितो गुस्से में कासुरागी का कॉलर पकड़ लेता है। इंस्ट्रक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कितो नहीं हटता। आई रिस्पेक्ट योर एबिलिटीज कितो, लेकिन तुम इस स्पेशल एग्जाम के लिए नहीं बने हो, दैट्स ऑल। कासुरागी की बात सुन कितो और फ्रस्ट्रेट होता है, लेकिन वो फाइनली उसका कॉलर छोड़ वहां से निकल जाता है। इसके बाद 10 मिनट की ब्रेक होती है, जिसके बाद फाइनली साकाया नागी रूम में एंटर करती है। कासुरागी कहता है कि कितो को एज ए रिप्रेजेंटेटिव चूज करना तुम्हारी गलती थी। यह सुन साकाया नागी कहती है कि वो उसकी खुद की विश थी, वो रिवेन को हराना चाहता था। वैसे भी जब तक इस एग्जाम में जर्नल नहीं हार जाता तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी 2 स्लॉट्स को जाने दूं, जब तक मैं हूं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। यह सुन कासुरागी कहता है कि मैं इस दिन का कब से वेट कर रहा था कि मैं तुमसे बदला ले सकूं। साकाया नागी कहती है कि बदले से तुम्हारा मतलब कि जब मैंने तुम्हारी जगह तोसुका को एक्सपेल किया था। शायद मैं पहले तुम्हारी ये फीलिंग नहीं समझ सकती थी कासुरागी, लेकिन अब मैं तुम्हें थोड़ा समझ सकती हूँ। शायद एक्सपल्शन के लिए मुझे कोई और मेथड यूज करना चाहिए था। एनीवे, तुम्हारा गुस्सा जायज है कासुरागी, लेकिन तुम्हारा रिवेंज कभी पूरा नहीं होगा। अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो तुम्हारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं होगा। इस एग्जाम में कासुरागी के पास 6 लाइफ थी और साकाया नागी के पास 10, लेकिन फिर भी कासुरागी अपना बदला लेने के लिए रेडी था और इसी के साथ फर्स्ट राउंड की डिस्कशन शुरू होती है। अच्छा हुआ मैंने ये वॉल्यूम 2 वीडियोस में डिवाइड की। यह वीडियो तो सारी रूल्स में निकल गई यार। वैसे भी यार 2 घंटे की वीडियो बनाने में ना कोई फायदा नहीं हो रहा। उन 2 घंटों में ऑन एन एवरेज लोग मेरी वीडियो बस 14 मिनट ही देख रहे हैं। शायद वीडियो अच्छी नहीं लग रही होगी या फिर अपने मतलब का टॉपिक देख लोग वीडियो बंद कर देते होंगे। चलो छोड़ो, मैं एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा तो ये सब तो चलता ही रहेगा। बाकी यार कमेंट्स में मुझे बताना ये हिराता की परफॉर्मेंस कैसी लगी तुम लोगों को। एक था कमेंट सेक्शन में अपना भाई जो कह रहा था कि हिराता उसका फेवरेट कैरेक्टर है। तू बच के रहियो बेटा, बाहर ना दिखी कहीं। अच्छा, इसके बाद पार्ट 2 मैं लेके आता हूँ जल्दी और फिर उसके बाद वॉल्यूम 0 फाइनली बनाने वाला हूँ मैं वॉल्यूम 0 पर वीडियो। खुश हो जाओ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।